एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, आज हम लोग क्लास के अलावा थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग करेंगे। जो डेली हम वीडियोस बनाते हैं किसी एक टॉपिक पे, तो आज हम उस पे बात ना करके हम बात करने जा रहे हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 के इंग्लिश के पेपर की। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसकी हेल्प से आप देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व किया है, उनका आंसर दिया है, और कितने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं इसे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और यदि आप क्लास 8, 9, 7 इन क्लासेस में हैं तो आगे चल करके इसी तरह के एग्जाम्स आपको भी देने हैं, तो आप भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। आगे चल करके ये आपको हेल्प ही करेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों, तो देखेंगे सेक्शन ए की यदि हम बात करें तो इसमें एक पैसेज है। पैसेज इसमें ये जो पैसेज है इसको यदि हम केयरफुली रीड करें, व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज? द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम and the ultimate solution is meditation. For a student, there can't be a more powerful technique to improve long-term performance in studies than meditation. Calm mind, better retention, better health, focus and concentration are the obvious benefits. When you practice meditation, you have a sense of well-being, happiness and spiritual growth. There are many types of meditation. The simplest is, of course, focusing on breathing. Settle down in a cool place that has dim light and relatively quiet. All you need to do is to keep focusing on breathing. If you do it every day, you will feel its मैजिकल इफेक्ट। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यहां आप देखेंगे अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू, और फिर यहां 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया हुआ है मेक मनी, दूसरा दिया हुआ है मेक योर माइंड काम, तीसरा दिया हुआ है गेट एजुकेशन, और फोर्थ दिया हुआ है फोकस ऑन ब्रीदिंग। फोकस ऑन ब्रीदिंग। तो यदि हम पैसेज में देखें केयरफुली बच्चों, तो यहां पैसेज में दिया हुआ है द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी, मेक योर माइंड काम। तो ये जो है मेक मनी, ये गलत है। यदि हम बात करें दूसरे की, गेट एजुकेशन, ये भी नहीं है। तीसरा दिया है फोकस ऑन ब्रीदिंग। अल्टीमेट चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, चैलेंज इज टू, तो यहां जो होगा बी नंबर जो होगा ये सही हो जाएगा, मेक योर माइंड काम, क्योंकि यहां दिया हुआ है द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, और फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, दूसरा दिया है टू गेन वेट, तीसरा दिया है टू इंक्रीज हाइट, और चौथा दिया है टू गेट अ जॉब। यदि हम पैसेज में आए तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है, एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन इज मेडिटेशन फॉर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक, इससे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक नहीं हो सकती, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, और यही दिया हुआ है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। यहां दिया है पहला, दूसरा देखेंगे बच्चों दिया हुआ है टू गेन वेट, ये नहीं होगा, टू इंक्रीज हाइट, ये भी नहीं होगा, टू गेट अ जॉब, ये भी नहीं होगा। इसमें टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहां यही दिया हुआ है टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, मेडिटेशन का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फोकसिंग ऑन स्टडीज, लाइट एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग एंड वॉकिंग। तो यदि हम यहां आए तो देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। तो यहां देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है फोकसिंग ऑन स्टडीज, ये नहीं होगा। लाइट एक्सरसाइज, ये भी गलत हो जाएगा। वॉकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, जो सी नंबर ऑप्शन है फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, ये सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, द वर्ड मेडिटेशन इज, द वर्ड मेडिटेशन इज, मेडिटेशन क्या है? अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रोनाउन और अ नाउन। बच्चों यदि हम बात करें मेडिटेशन के वर्ब की, तो मेडिटेट होता है, तो वर्ब तो है नहीं। एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तो होता है मेडिटेटिव, मेडिटेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन एक नॉन लिविंग थिंग है। तो प्रोनाउन की बात करेंगे तो इट होगा मेडिटेशन का प्रोनाउन, ये भी गलत है। अब यहां दिया हुआ है नाउन मेडिटेशन, तो यही सही है बच्चों, मेडिटेशन नाउन है, ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन नाउन है। वर्ब होता है मेडिटेट और एडजेक्टिव होता है मेडिटेटिव, राइट। तो यहाँ जो डी नंबर है वो सही है, प्रोनाउन इसका इट होता है नॉन लिविंग की यदि हम बात करेंगे तो। अगला दिया हुआ है which word in this passage, which word in this passage means an ability to keep something in mind। इस पैसेज में किस वर्ड की मीनिंग है? किसी भी चीज को माइंड में लंबे समय तक रखने की योग्यता। यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं, किसका मतलब हो सकता है? पहला दिया है चैलेंज, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पहला दिया हुआ है चैलेंज, यहां ये होगा, सॉरी, चैलेंज दिया हुआ है। चैलेंज का मतलब आप जानते हैं कि चुनौती देना होता है, लेकिन यहां पूछ रहा है एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, दिमाग में किसी बात को रखने की एबिलिटी। तो चैलेंज जो दिया है ऑप्शन में नहीं होगा बच्चों। सेंस दिया हुआ है, सेंस मतलब होता है महसूस करना, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ होता है वृद्धि, बढ़ना, ये भी नहीं होगा। रिटेंशन दिया हुआ बच्चों, रिटेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज को समय में रखना, माइंड में रखना, लंबे समय तक किसी बात को माइंड में रखना, रिटेंशन। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है रिटेंशन, ये सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में ही सेकंड पैसेज की। जो सेकंड पैसेज आया था इसमें देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से पैसेज को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए हमें, तभी अच्छे से क्लियरली हम आंसर दे पाएंगे। इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन। The old African proverb says, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family or entire nation. The root cause of all the problems like female infanticide, dowry, female suicide, domestic violence, malnutrition, child marriage, etc. will be vanished if women are educated. Education provides an essential qualification to fulfill certain economic, political and cultural functions and improves women's socio-economic status. It brings reduction in inequality. If we want to uplift the society, we should improve the life standard of our women. And for this, education is a weapon. तो बच्चों इसको पढ़ने के बाद देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, The above passage is mainly about। ये जो पैसेज ऊपर लिखा है ये मेनली किसके बारे में है, किस पर फोकस डाल रहा है, किस पर प्रकाश डाल रहा है? चार ऑप्शंस दिए हैं, अ डेवलप्ड कंट्री, दूसरा दिया है प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन, तीसरा दिया है वुमेन एजुकेशन और तीसरा दिया है अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहां हम देखेंगे बच्चों डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं हो रही है, वुमेन की समस्याओं की भी इस पैसेज में बात नहीं हो रही है और ना ही सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ये पूरा पैसेज जो बात कर रहा है फीमेल एजुकेशन, यहां आप देखेंगे लिखा हुआ है फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन का मतलब है वुमेन एजुकेशन। तो ये वुमेन एजुकेशन जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, वुमेन एजुकेशन। अगला आइए देखते हैं
अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब के अनुसार इफ यू एजुकेट अ मैन यू, इफ यू एजुकेट अ मैन, यहां 4 ऑप्शन दिया है, यू एजुकेट अ वुमन, एजुकेट अ सोसाइटी, एजुकेट अ नेशन, एजुकेट एन इंडिविजुअल। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। इसमें जो ऑप्शन दिया है एजुकेट अ वुमन, ये गलत हो जाएगा। एजुकेट अ सोसाइटी, ये भी गलत हो जाएगा। एजुकेट अ नेशन, ये भी गलत हो जाएगा। एजुकेट एन इंडिविजुअल मीन्स एक व्यक्ति को आप पढ़ाते हैं, यदि आप एक मैन को पढ़ाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बच्चों, एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो ये सही हो जाएगा। अगला दिया है थर्ड क्वेश्चन, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। फिर 4 ऑप्शंस दिए हैं, टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर विमेन, टू एजुकेट आवर मेन ओनली, टू मेक आवर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, टू गेट अ जॉब। अब यहां यदि हम पैसेज को पढ़ें तो यहां हम देखेंगे तो लिखा हुआ है लास्ट वाले पैराग्राफ में, if we want to uplift the society we should improve the life standard of our women and for this education is a weapon। तो यहां लिखा है we should use education as a weapon। ऑप्शन दिया है टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, फिर दिया है टू एजुकेट मैन ओनली, ये गलत हो जाएगा। टू मेक आवर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए। टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, अपनी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मीन्स जीवन स्थिति को सुधारने के लिए एक हथियार की तरह पर्टिकुलर एजुकेशन को यूज करना चाहिए। तो यहां जो बच्चों पहला ऑप्शन है टू इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, ये सही हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है, which word in the passage means demand of money or other things before or during the marriage। इस पूरे पैसेज में which word in the passage, कौन सा ऐसा शब्द है जो पैसेज में इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, डिमांड ऑफ मनी और द अदर थिंग्स, पैसे या किसी अन्य चीज की मांग, बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज, मैरिज के पहले और मैरिज के समय, राइट। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग ये होती है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, मॉल न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कुपोषण, ये तो नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ यहाँ देखेंगे वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में देखें तो लिखा है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, ये भी नहीं होगा। बी नंबर में देखें तो लिखा है डॉरी, डॉरी मीन्स होता है दहेज, यही होगा बच्चों। क्योंकि शादी के समय या शादी के पहले जिस पैसे या किसी अन्य चीज की यदि मांग होती है तो उसे हम इंग्लिश में डॉरी कहते हैं। तो डॉरी जो बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां इसी में, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। फिर ऑप्शन दिए हैं, हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, किसी राष्ट्र को मदद करता है पूरी तरह से डेवलप होने में। ब्रिंग्स डाउन द नेशन, brings down the ration of inequality, inequality का जो रेशियो है उसको डाउन करता है। इसमें हम देखेंगे रेशियो है बच्चों, रेशियो सॉरी, ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब होता है भेदभाव जो होता है, जो असमानता होती है उसको कम करता है। वुमेन एजुकेशन तीसरा दिया है, हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, अपने समाज की मदद करता है उनको ऊपर उठाने में। तो इसमें दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन सही है, और डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। पहला दिया है हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप, नेशन की मदद करता है उसको पूरी तरह से विकसित बनाने में। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है असमानता है उसको खत्म करता है, राइट। एंड तीसरा दिया हुआ है हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, और अपने समाज की मदद करता है उनके स्तर को सुधारने में। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, यदि तीनों सही है इनमें से हम किसी में टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों सही है। लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दीज, ये सभी ए बी और सी यही सही है बच्चों, राइट।
वुमेन एजुकेशन इन सारी चीजों में मदद करता है, तो ये सही है। अब आइए हम बात करते हैं सेक्शन बी की। अब आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी में, राइटिंग के लिए आया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। First of all, use of solar energy is good for our environment. Solar panels don't emit harmful greenhouse gases that cause global warming. Solar panels require very little maintenance because there are no moving parts. They are easy to install. Their efficiency remained constant over the years. Our government offers several benefits like subsidy, tax benefits, and other incentives to those people who install solar panels. One another benefit is that the solar energy system can be used in the remote areas also. Because of its inexhaustible supply and the potential to reduce our power bills, it is expected to become increasingly attractive as a renewable energy source. ये दिया हुआ है, नीचे दिया है गिव अ सुटेबल टाइटल, इसको एक सुटेबल टाइटल देना है। इसका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है बच्चों? बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं सोलर एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट, ऐसा भी आप बना सकते हो, या बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। उसके बाद दिया है बच्चों नोट्स बनाने के लिए, मेक नोट्स ऑन इट। तो नोट्स आपको बताया गया स्कूल में कि कैसे नोट्स बनाना है, उस हिसाब से आप इसे कर लिए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं सेक्शन सी में, ग्रामर। ग्रामर की हम बात कर लेते हैं। ग्रामर में पहले आया बच्चों सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला दिया है योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं। यू डैश डैश गो होम, यू डैश डैश गो होम। फिर यहां 3 मॉडल वर्ब्स दी हुई है, शुड, मस्ट, ought to। यदि हम बात करें बच्चों शुड और मस्ट, शुड और ought to की, यदि हम शुड की बात करें तो शुड का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं, लेकिन ये हल्की फुल्की सलाह के लिए यूज किया जाता है। तो यदि हम ध्यान से देखें, योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, और बहुत बीमार हैं मतलब आपको अर्जेंटली बहुत ज्यादा जरूरत है वहां उनके साथ होने की। तो यहाँ 3 मॉडल वर्ब में से जो शुड है वो हल्की फुल्की एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, और टू है उससे थोड़ा सा एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, कर्तव्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो मस्ट है वो नेसेसिटी बताने के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए यूज किया जाता है। बहुत अधिक अनिवार्यता के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा योर फादर इज सीरियसली इल, यू यहां आ जाएगा बच्चों मस्ट। अगला दिया हुआ है माई फादर इज अ डैश डैश टीचर। रिटायर वर्ब है, रिटायरिंग को हम एडिटिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटायरिंग यहां नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। रिटायर्ड यहां हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, इसका यूज हम एडिटिव की तरह यहां कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। तो रिटायर्ड जो होगा ये रिटायर गलत है, रिटायरिंग गलत है, एंड रिटायर्ड सही है। इसके बाद बच्चों अगला यदि आप देखें, हाउ डैश डैश टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है, हाउ डैश डैश टाइम लेफ्ट। मैनी, क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एनी कोई, ये भी नहीं आएगा। यहां आएगा बच्चों मच, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, क्वेश्चन करने में इंटरोगेटिव में ही ये यूज होता है। तो यहां आ जाएगा हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, मच जो है सी वो सही आंसर है। इसके बाद दिया है ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डैश डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। अब यहां ऑप्शन दिया है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहां हम बात करें बच्चों तो आ रहा है फ्लावर, आप ध्यान से देखेंगे, अब फ्लावर मीन्स होता है फूल, ना कि एक से ज्यादा फूलों। तो यहाँ ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से बी से, तो एन तो नहीं आएगा क्योंकि बात हो रही है एक की, एक से ज्यादा की बात होती तब दा की बात करते। अब यहाँ एक ही आर्टिकल है जो आ सकता है, वो है क्योंकि फ्लावर एक की बात हो रही है तो आ, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड
वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सही होगा। इसके बाद आइए देखते हैं, सीता इज डैश डैश देन एनी अदर गर्ल। पहला दिया हुआ है ऑप्शन में बच्चों इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री यहां तो आएगी नहीं, क्योंकि यहां दो लोगों की तुलना हो रही है सीता की दूसरे लड़कियों से। अब तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे, यहां सी नंबर जो ऑप्शन दिया है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो बच्चों मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के साथ देन का यूज नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है किसी भी हाल में, सुपरलेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन है जो सही हो सकता है, वो है बी। तो क्या हो जाएगा, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, और ये सही है, बी नंबर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई डैश डैश दिस बुक यस्टरडे। यदि हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसा होता है, मैंने ये किताब कल पढ़ी। यस्टरडे दिया है बच्चों, तो आप ध्यान दे लो कि आईएनजी तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ यस्टरडे की बात हो रही है, रीडिंग, तो ये नहीं होगा। यहाँ रीड्स दिया है, तो रीड्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सीएस लगता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन हो तो रीड्स भी गलत हो जाएगा। एक ही वर्ब है जो यहाँ सही होगी, दैट इज रीड, ये सही है। तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा, आई रेड दिस बुक यस्टरडे, आई रेड दिस बुक यस्टरडे, मैंने ये किताब कल पढ़ी। तो रेड इज द राइट आंसर, यहाँ स्पेलिंग यही होगी। तो ये प्लूरल फॉर्म भी जब होता है प्रेजेंट में तो इसका स्पेलिंग यही होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी इसकी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। इसे यहाँ प्रोनाउंस करेंगे रेड, आई रेड दिस बुक यस्टरडे। इसके बाद दिया हुआ है बच्चों डैश डैश यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। कौन सा ऐसा वर्ड रखें, इफ यदि हम रखते हैं तो देखिए क्या निकलता है, इफ, यदि आप मेहनत करोगे आप फेल हो जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। एज लॉन्ग एज की मीनिंग होती है जब तक, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक आप मेहनत करोगे आप फेल हो जाओगे, ये भी गलत है। अनलेस दिया है तो ये गलत है बच्चों, ये भी गलत है। अनलेस दिया है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, यदि नहीं इसकी मीनिंग ही होती है आप फेल हो जाओगे, यही एक है जो सही होगा। यहां आ जाएगा बच्चों अनलेस, आ जाएगा अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो ये सही है अनलेस, क्योंकि अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। आई होप कि सेक्शन 3 का 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी में ही ग्रामर वाले पोर्शन में है। इसमें देखिए दिया हुआ है डू एज डायरेक्टेड में नंबर 1 पे, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीजेंट। इसमें दिया है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का यूज करके इस सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है। इसका आंसर आप ऐसे करना था बच्चों, लेंचो हु वॉज अ पेजेंट wrote a letter to God। ऐसे आप कर सकते थे, लेंचो हु वॉज अ पेजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। तो यहां आप देखेंगे जो हु का यूज करेंगे तो एक जो नाउन है उसको हम प्रनाउन की तरह यहां यूज कर देंगे, हु से उसे रिप्लेस कर देंगे। लेंचो हु वॉज अ पेजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। इसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है बच्चों, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और इसमें दिया हुआ है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो डैश डैश दैट, सो दैट का यूज करके कंबाइन करना है। तो इसका आंसर आप ऐसे कर देना था आपको, माई सिस्टर इज, इस वेरी को हटा के यहां लगा देना था बच्चों सो
इंटेलिजेंट, फिर दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट का यूज कर देना था, दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मेरी सिस्टर इतनी समझदार है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी तेज दिमाग वाली है दैट की शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब अगला देखिए लिखा हुआ है ही नोज मी, ही नोज मी, और इसमें लिखा हुआ है चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करना है। इस सेंटेंस में हमसे बहुत ज्यादा गलती हो जाती है बच्चों, यहां ध्यान से देखेंगे क्या होता है। ही नोज मी, यहां तो ऑब्जेक्ट है, मी हो जाएगा सब्जेक्ट आई। ही नोज मी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लग जाएगा एम, आम। यहां नो आ जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, आई एम नोन। बट गलती क्या हो जाती है बच्चों, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ, जिनका पैसिव बनाते समय हम बाई का यूज नहीं करते हैं, और नो उनमें से एक है। आई एम नोन बाय हिम यदि आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको यहां करना था आई एम नोन टू हिम, ये होगा सही बच्चों। ही नोज मी, आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम, ये सही हो गया, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जो कि यहां बच्चे बाई लगा देते हैं और बाई लगा करके गलत कर देते हैं, आई एम नोन बाय हिम गलत है, आई एम नोन टू हिम। अगला दिया है नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन वर सम, और इसमें दिया हुआ है रीअरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स को रीअरेंज करके। कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे नंबर 1 पे आएगा ये आ जाएगा नंबर 1 पे, इसको रख दीजिए सबसे पहले सम, क्योंकि सम यहां बच्चों एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक नाउन चाहिए, तो गर्ल्स कर दो, गर्ल्स। उसके बाद तो ये दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी। तीसरे नंबर पे बच्चों आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये है तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर वर्ब। चौथे नंबर पे अब मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब ये है बच्चों, आ जाएगी मेकिंग। पांचवें नंबर पे बच्चों आएगा आर्टिकल, क्योंकि नॉइज के पहले आर्टिकल लगता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये आ जाएगा मेकिंग अ। छठे नंबर पे आएगा बच्चों नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, और सातवें नंबर पे आ जाएगा सातवें नंबर पे आएगा बच्चों इन, सातवें नंबर पे इन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा इन, और आठवें नंबर पे आ जाएगा बच्चों द क्लास रूम। तो देखिए सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, यहां आ गया क्या आ गया, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, कुछ लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी, आवाज कर रही थी, कुछ लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। इसके बाद अगला दिया हुआ बच्चों, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। यहां लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। यहां देखिए सिंस 2005 लिखा है, और जब किसी सेंटेंस में एक सर्टेन टाइम आ जाता है तो वो बच्चों कहलाता है, यहां बच्चों देख लेंगे आईएनजी है मेकिंग, राइट, मेकिंग, सॉरी मेक लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक। सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, यहां मेकिंग आ जाएगा, सॉरी, सॉरी फॉर दैट।
उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सिंस 2005, सिंस 2005। तो ये बच्चों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा दे दिया गया है, जो कि गलत है, बताया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऐसे होना चाहिए वी के साथ लगता है हैव, इसके बाद आएगा बीन, वी हैव बीन, लिव में अब लग जाएगा ING, लिविंग इन दिस सिटी, अब लगा दीजिए सिंस 2005। अब यहां देखें बच्चों, तो ऐसा होगा ये सेंटेंस, और ये सही है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। और यहां क्या गलत था, आर लिविंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे दिया था, जबकि टाइम दिया है, और टाइम के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सही हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो बच्चों आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें, हमें क्या करना है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं हर दिन मीन्स लगातार एक्सरसाइज करता हूं, रेगुलरली करता हूं, निरंतर करता हूं। इसमें दिया हुआ है मेक इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है बच्चों। तो प्रश्नवाचक वाक्य में डू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आई डू आई। यहां ध्यान देंगे डू यहां वर्ब है, मेन वर्ब है, डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना। तो उस डू से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, फिर से एक डू लगाना होगा। बच्चे क्या आप लोग क्या करते हो कि आप एक डू को ही आगे कर देते हो, सोचते हो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, तो गलत हो जाता है, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। तो ऐसा होगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है। इसमें लिखा है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। इसमें लिखा है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, सेंटेंस को रीराइट करिए, इट से शुरू होना चाहिए सेंटेंस को। तो बच्चों इट से शुरू करने के लिए सबसे पहले आएगा इट, उसके बाद आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा इजी, इट इज इजी। यहां आ जाएगा एडजेक्टिव, सबसे पहले इट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव, इट इज इजी। और इस वाले क्लॉज को यहां हम लगा दें, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। कुछ खास नहीं करना था, इस वाले क्लॉज को इधर से स्टार्ट करने के लिए यहाँ इट लगा के इस क्लॉज को इधर लिया दीजिए और इसे इंफिनिटिव को उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। मीनिंग वही है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इट से स्टार्ट करने के लिए बोला था तो हमें ऐसे कर देना था। आई होप कि जो डू एज डायरेक्टेड होगा वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, डू एज डायरेक्टेड की कैसे कैसे आंसर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में, हम लोगों ने 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की बात कर ली। अब हम आएंगे सेक्शन डी में। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी, जो टेक्स्ट बुक्स के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स आए हैं उसके। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर। पहला लिखा हुआ है व्हाई डिड लैंचो गेट ओनली 70 पैसोज, लेंचो को केवल 70 पैसोज क्यों मिले। पहला ऑप्शन दिया है इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पैसोज, ये भगवान की गलती थी कि उन्होंने लेंचो को केवल 70 पैसोज दिए। दूसरा द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ द मनी, पोस्ट मास्टर ने बचा हुआ पैसा चुरा लिया, रख लिया अपने पास। थर्ड है द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी का काम पोस्ट मास्टर ने किया उसने केवल उससे 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाए,
इस वजह से उसे केवल 70 पैसोस मिले। और डी नंबर दिया है लेंचो मेड अ मिस्टेक व्हाइल काउंटिंग द मनी, लेंचो ने मनी को गिनते समय गलती कर दी। तो बच्चों इट वाज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पैसोस, ये तो गलत है, भगवान की मिस्टेक थी, ये गलत है। द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ द मनी, पोस्ट मास्टर ने स्टील कर लिया, ये भी सही नहीं था, पोस्ट मास्टर ही तो उसे देता था, तो उसने स्टील नहीं किया। डी नंबर है लेंचो मेड मिस्टेक व्हाइल काउंटिंग, उसने गलती की काउंटिंग करने में, ये भी गलत है। यहाँ दिया है द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पोस्ट मास्टर केवल इतना पैसा ही इकट्ठा कर पाया था, इसलिए उसको इतने पैसे मिले, ये सही है, सी नंबर सही है बच्चों। अगला दिया है व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी, जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखने का निर्णय लिया, शी वॉज डैश डैश स्कूल गर्ल, वह एक स्कूल गर्ल थी। यहाँ ऑप्शन दिया है अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, अ 14 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल एंड 18 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। तो 18 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल भी वो नहीं थी बच्चों, और आप यहाँ देखेंगे तो 10 ईयर स्कूल गर्ल भी नहीं थी वो, और 14 ईयर स्कूल गर्ल भी नहीं थी, वो 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी। तो यहाँ जो बी नंबर ऑप्शन है व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी शी वाज अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले अबाउट, प्रपोजल एक एक्ट है जो जिस बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, किस पर है, ये द प्रपोजल एक चैप्टर ही है। रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में बताता है, इंडियन वेडिंग कल्चर के बारे में बताता है, जापानीज वेडिंग कल्चर के बारे में बताता है, या चाइनीज वेडिंग कल्चर के बारे में बताता है। इसमें देखेंगे बच्चों तो चाइनीज वेडिंग कल्चर के बारे में नहीं बताता है, जापानीज के बारे में भी नहीं बताता है, और इंडियन वेडिंग कल्चर के बारे में भी नहीं बताता है, वो बताता है रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में। द प्रपोजल जो है वो बताता है रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में। अगला दिया हुआ है 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में होता है, क्या होता है, विंटर डे होता है, मॉनसून डे होता है, अ समर डे होता है, एंड ऑटम डे होता है, कौन सा डे होता है, तो विंटर डे भी नहीं होता है बच्चों, मॉनसून डे भी नहीं होता है, समर डे भी नहीं होता है, ये होता है ऑटम डे, एन ऑटम डे। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज एन ऑटम डे, तो ये जो आंसर है बच्चों डी नंबर वो सही हो जाएगा। आई होप कि आपको 9th क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, चारों के आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ए नंबर की दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Banking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. अब दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चंस दिए हैं, पहला दिया है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है सम वॉल इन पेंसिल, यहां ऑप्शन दिया हुआ है अ नोटबुक, गलत होगा, द मेन डोर ऑफ द हाउस, ये भी गलत है, द फ्लोर, ये भी गलत है, सम वॉल इन पेंसिल, ये सही है बच्चों, सम वॉल इन पेंसिल, सी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। उसके बाद दूसरा दिया है विच वर्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स, इस एक्सट्रैक्ट में जो ऊपर दिया हुआ है किस वर्ड का मीनिंग है, अ प्लेजेंट फैट बॉडी, अ प्लेजेंट फैट बॉडी, तो इसमें दिया हुआ है अ प्लेजेंट फैट बॉडी। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला दिया है प्लम,
दूसरा दिया प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, तो ये तो नहीं होगा। प्लेजेंट फैट बॉडी, जिसकी बॉडी मोटी हो, दिखने में अच्छी हो। प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा लास्ट। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी भी नहीं होगा। खरा उतरना, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिया है प्लम, यही है बच्चों राइट आंसर, जिसका मतलब होता है अ प्लेजेंट फैट बॉडी, जिसकी बॉडी देखने में अच्छी हो, मोटी हो, तंदुरुस्त हो, ऐसे प्लम। इसके बाद तीसरा दिया है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व टू डेथ बिकॉज, क्यों नहीं बेकर उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरे, क्योंकि दे वर डूइंग सम अदर बिजनेस ऑल्सो। यहां यदि हम पढ़ें तो लिखा हुआ है बच्चों द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज बैंकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। यहां दिया है दे वर डूइंग सम अदर बिजनेस ऑल्सो, ये नहीं होगा। ये है द विलेज पीपल यूज टू फीड देम, ये भी गलत होगा। दे वर ऑलरेडी वेरी रिच, ये भी गलत होगा। बैंकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये सही है। बैंकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बिकॉज बैंकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसके बाद आ जाइए बच्चों 10 नंबर में ही बी जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। पहला दिया है क्वेश्चन फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट, ये लाइनें ली गई हैं, 3 लाइनें, ये किस पोएम से ली गई हैं? फॉग, द बॉल पोएम, अमेंडा, फॉर एन ग्रेगरी, ग्रेगरी, फॉर एन ग्रेगरी, किस में से लिया गया है? फॉग से लिया गया है, द बॉल पोएम से लिया गया है, अमेंडा से लिया गया है, फॉर एन ग्रेगरी। तो एन ग्रेगरी से नहीं लिया गया है, द बॉल पोएम से नहीं लिया गया है, फॉग से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है अमेंडा से। अमेंडा जो होगा बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। इसके बाद देखिए अगला दिया है वर्ड ऑर्फन मीन्स। ऑर्फन की मीनिंग क्या होती है? ऑर्फन मीन्स होता है बच्चों हिंदी में अनाथ, और अनाथ हम उसे बोलते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अ चाइल्ड हैविंग नो फ्रेंड्स, गलत है। अ चाइल्ड हु रोम्स द स्ट्रीट, बच्चा जो गलियों में इधर उधर घूमता है उसे तो आवारा बोल सकते हो। अ चाइल्ड हु लाइक्स फ्रीडम, जिसे आजादी पसंद है, नहीं, ये भी गलत है। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, ये सही है बच्चों। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्फन, अनाथ। अगला और लास्ट दिया है व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, लड़की को दरअसल चाहिए क्या? क्या चाहिए वास्तविकता में? शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो यहां आप ध्यान से पढ़िए तो लिखा है द साइलेंस इज गोल्ड, द फ्रीडम इज स्वीट। उसके लिए साइलेंस सोने की तरह है और फ्रीडम उसकी मिठाई की तरह है, उसके लिए बहुत मीठी है। यहाँ देखिए उसे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ दिया हुआ है शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, वो अनाथ रहना चाहती है, गलत है। शी वॉन्ट्स टू रिमेन बेयर फीट, वह नंगे पांव रहना चाहती है, ये भी गलत है। शी वॉन्ट्स टू वॉक सॉफ्ट डस्ट, ये भी गलत है, सॉफ्ट डस्ट पे वॉक करना चाहती है, नहीं करना चाहती। शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, उसे आजादी और साइलेंस चाहिए, एकांत चाहिए। सो व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट? शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। बाकी यहां दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, वो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कोई 3 में से 2 करने थे, क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 में से कोई 2 करने थे, 14 में केवल एक ही करना था, 15 में यहाँ भी बच्चों एक ही करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। अगला है व्हाट डू यू डिजायर हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम। फायर एंड आइस, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। और इसमें दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। व्हाट डज मिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? Why does Miss Hall find the scientist eccentric? Why was the 20th century called the era of the book? राइट, तो ये बुक के क्वेश्चन है। आई होप कि बच्चों आपको
इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको पूरी तरह से मिल गया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे लैंग्वेज सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसमें हम डेली वीडियोस भी डालते हैं जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश आप बोलना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके पास इंग्लिश का नॉलेज आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।